नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बिल आखिर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से एक बहुत ही अहम फैसला किया, जिसमें यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के ऑपरेशंस को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, जिसके लिए वफाकी हुकूमत 20 अरब रुपया रखेगी ताकि 9,350 जो मुलाजमीन हैं उनको गोल्डन हैंडशेक दिया जा सके। इस गोल्डन हैंडशेक के नतीजे में हर मुलाजिम को स्टील मिल के तकरीबन 2.3 मिलियन यानी 23 लाख रुपए का जो उसको कॉम्पनसेशन जो है वो दी जाएगी। याद रहे कि स्टील मिल ऑफ पाकिस्तान 2015 से बंद पड़ी है और उसमें तमाम लोगों को तनख्वाहें मिल रही हैं जो तकरीबन 350 मिलियन रुपए की बनती हैं। यह भी याद करना ज़रूरी है कि 2006 में स्टील मिल ऑफ पाकिस्तान बिक चुकी थी, उसका प्राइवेटाइजेशन का एक मायदा, एक एग्रीमेंट हो चुका था एक कंजोर्शियम के साथ, जिसके तहत 75% जो हिस्सेस थे, जो शेयर थे, उनके उस वक्त तकरीबन 22 अरब रुपए मिल रहे थे। उस वक्त से अब तक पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमतें मज़ीद 300 से 400 अरब रुपया जो है वो स्टील मिल्स को सिर्फ सस्टेन करने के लिए खर्च कर चुकी हैं। कोई कमाई नहीं हुई। अब तक के जो मजमूई लॉसेस हैं अखबारात के हिसाब से वो कम अज़ कम 550 अरब रुपए तक पहुँचते हैं। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि स्टील मिल्स की इस तरह से फ़रोख्त जो है ये हुकूमत के उस प्रिंसिपल की नेगेशन है जिसमें कि इमरान खान साहब ने स्टील मिल्स के गेट पे खड़े होकर ये कहा था कि मेरे पास ऐसे माहिरीन हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स हैं कि हम इस स्टील मिल को चला कर दिखाएंगे। अपोजिशन के हलकों का ये भी कहना है कि इस हुकूमत ने वादा किया था कि ये तो 10 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट करेगी, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स कम से कम हो रही हैं और अभी तकरीबन 10,000 लोगों को फारिग किया जा रहा है। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल साहब, जो कि मामले खसूसी हैं बराए सियासी रवाबत पॉलिटिकल अफेयर्स के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ टेलीविज़न एंकर पर्सन, पॉलिटिकल कमेंटेटर, अब तो बल्कि पाकिस्तान के सबसे कामयाब यूट्यूब के मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस जो है मुबशर लुकमान रन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू मुबशर लुकमान, वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ देम वंस अगेन। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि वैसे तो आपका फैसला अमली तौर पर ठीक लगता है ऑन द फेस ऑफ इट, कोई भी जी शऊर इसको सपोर्ट करेगा, लेकिन जब बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने तो वादा किया था कि हम स्टील मिल्स चला के दिखाएंगे, तो क्या वजह है? कौन सा इमरान खान सही था, वो इमरान खान या आपका इमरान खान? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया आपका मोहित। देखिए, इसको लार्जर तनाज़र में देखना पड़ेगा। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है या मुस्लिम लीग नवाज़ की बात है, तो इन्हीं का किया धरा आज है कि आपको ये भी करना पड़ रहा है, वरना अगर ये एक मुनाफे में चलने वाली मिल थी जिसको घाटे में लाए गए, और अगर हम पीपल्स पार्टी का ज़माना सिर्फ देखें, ये 10 अरब रुपया तकरीबन मुनाफा कमाती थी सालाना, और इसको 450 अरब रुपए खसारे तक ये ले गए, जिसमें जारी बात है कि PMLN और PPP शामिल हैं। 2008 से 2013 के दौर में 200 अरब रुपए का खसारा हुआ, 100 अरब का खसारा और 100 अरब का कर्ज लिया गया इसके ऊपर, और 2013 से 2018 के दौरान खसारे की मद में 260 अरब रुपए जो है वो ऐड हुए। तकरीबन सालाना 55 अरब रुपए और माहाना तकरीबन 75 करोड़ रुपए के, और भी 55 के अलावा भी 75 करोड़ रुपए के जो महाना है वो अखराजात की मद में दूसरी चीज़ों में दिए जाते हैं। 55 अरब रुपए के अभी तक तनख्वाहें और दूसरी चीज़ें जो हैं वो दी जा चुकी हैं मुलाजमीन को, जब से मिल बंद है उसके बावजूद। अब इस सारे सिचुएशन में जबकि एक मुनाफे बख्श अदारे को इन्होंने तबाह कर दिया, इसका सलूशन निकालने की बहुत कोशिश की गई, इसकी हर तरह से हर एंगल से देखा गया। अब गवर्नमेंट ने जो किया है उसमें गवर्नमेंट ने ये किया है कि एक पैकेज लेके आई है। ये पैकेज तकरीबन 23 अरब रुपए का होगा, और ये 23 अरब का पैकेज जो है वो तकरीबन हर जो मिल के मुलाजमीन हैं उनको इसमें से पैसे मिलेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि उनको 3 साल तक की तनख्वाह दी जाए ताकि उनको इसकी तकरीबन 23 लाख रुपए फ़ी मुलाजम बनते हैं इसके, जो औसतन हर मुलाजम की 3 साल की तकरीबन तनख्वाह होगी। तो औसतन मैं कह रहा हूँ, तो कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को बेरोज़गार ना किया जाए, बल्कि लोगों को 3 साल एडवांस की तनख्वाह दी जाए,
और क्योंकि इसमें बहुत सारे जो मुलाजमीन हैं वो जारी बात है पढ़े लिखे लोग ही इसमें मुलाजमत कर रहे होंगे या ऐसे लोग काम कर रहे होंगे जिनके पास कोई हुनर होगा। स्टील मिल में ऐसे ही तो काम नहीं को करेगा ना, जो भी लोग भर्ती होंगे उनके पास कोई ना कोई हुनर होगा। और आपको पता है अमेरिका हो या दुनिया के दूसरे मुल्क हैं, वो 6 महीने या 1 साल तक का पैकेज देते हैं अगर आप बेरोजगार हों। तो यहाँ पर 3 साल का उनको एडवांस में तनख्वाह दी जा रही है। आप भी नौकरी कर रहे हैं एक चैनल में और मुबशर लुकमान साहब का बहुत वसी तजर्बा है, वो भी इस पर रोशनी डालेंगे। नॉर्मली 1 महीना या 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, और लेकिन यहाँ पर 3 साल की एडवांस तनख्वाह देकर कोशिश किया जा रहा है कि उनके लिए भी आसानी हो कि उनके लिए मौके जॉब के वो और ढूंढें। और ये जो हर साल इतना बड़ा खसारा इनकर हो रहा है, क्योंकि ये हमारी जेब पे तो नहीं हो रहा, ये इसको ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे इसका कोई फायदा इमरान खान साहब को होना है और उनको लोगों को गोल्डन हैंडशेक या लोगों इस चीज को इस तरह से हैंडल करने में कोई जाती फायदा है। बुनियादी तौर पर वजह इमरान खान साहब ने ये है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने वादा किया था कि हम इसको चलाकर दिखाएंगे। इस हद तक तो बिलावल भुट्टो की बात में वजन है ना, कि इमरान खान ने कहा था कि हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट जी बिल्कुल बिलावल जी बिल्कुल हमने ये कहा था, पता चला कि ये नहीं चल सकता। जी बिल्कुल हमने ये नहीं बिल्कुल हमने ये कहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता था तब कि ये कितने निकम्मे और करप्ट हैं और इन्होंने इस अदारे को कितना तबाह कर दिया है। हमारी इनकी करप्शन और निकम्मे होने की एक एक्सपेक्टेशन थी और हमें लगता था कि ये 20, 30, 40% करप्ट और निकम्मे होंगे और इतना आके हम सहारा दे के इसको खड़ा कर देंगे इदारे को। लेकिन जब आए तो हमने ये देखा कि इन्होंने 100 से इदारे को सिफर नहीं किया, बल्कि ये तो माइनस में कर्जे लेके और उसके अंदर सियासत और उसके अंदर अपने बहुत सारे तो ये तो उसको बहुत ही ज्यादा 450 अरब रुपए का नुकसान इकट्ठा किया हुआ है। ठीक, जी जी मुबशर लुकमान, आप तो सारी उम्र प्राइवेट सेक्टर के यानी प्राइवेट सेक्टर से आपकी वाबस्तगी रही है कि जो सारा प्रोसेस हुआ कि 2006 में जब इसके 22 अरब रुपए मिल रहे थे और वो सिर्फ 75% शेयर के मिल रहे थे, उसके बाद से मज़ीद 300-400 अरब रुपया ख़त्म करके और कई हुकूमतों के बाद अब हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान ये फ़ैसला करती है कि हम स्टील मिल्स नहीं चला सकते। इसका लर्निंग आउटकम क्या है कि पाकिस्तान में स्टील मिल्स नहीं चल सकती, मार्केट में खपत नहीं है, या हुकूमत जो है वो इस किस्म के इदारों को जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के इशू होते हैं, जहाँ प्रोडक्शन होती है, जहाँ एक्सेलेंस चाहिए, जहाँ बेहतर मैनेजमेंट चाहिए, इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग चाहिए, हुकूमत को ऐसे किसी भी इदारे को चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया और चैनल 92 का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो है ना, ये बड़े पोलाइट आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, इसलिए इनकी जगह मैं बात कर देता हूं। सबसे पहले तो इफ्तिखार चौधरी, उनको अरेस्ट करना चाहिए कि उनकी वजह से नेशनल एक्सचेकर को इतने अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। वही थे जिन्होंने इसको मुशर्रफ के टाइम पे इसको रोका था और बड़ी उन्होंने बातें की थी। अच्छा देखिए, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि बिलावल साहब ये कह तो रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ जरा सी हट के, कि मैंने PIA को बड़ा स्टडी किया। PIA के अंदर 16,000 के करीब एम्प्लॉइज हैं, जबकि टोटल कैपेसिटी 3,500 की है, और मैक्सिमम जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में उनको डाला गया, सिफारशी बुनियादों पर डाला गया, पॉलिटिकल बुनियादों पर डाला गया, फिर PMLN के टाइम पे भी डाला गया। अब वो कैसे एयरलाइन टर्न अराउंड करे जब तक उसकी जो मौजूदा इंतजामिया है उन लोगों को या तो निकाले ना और फिर उसको एक नए सिरे से ना चलाए। स्टील मिल जो है आपका वो घर है जिसके फर्श उखड़े हुए, छतों में सुराख है, दीवारें टूटी हुई हैं, वायरिंग जली हुई है, प्लम्बिंग फटी हुई है और कोई उसके करीब भी नहीं आना चाहता। अब आप कह रहे हैं कि जी इसको चलाना है, उसको चलाने के लिए उससे दुगना खर्चा जो है उस पर लगाना पड़ेगा। 3 स्टील मिल्स आप और बना सकते हैं। आप 9,000 को छोड़ें, आप 27,000 लोगों की जॉब्स हो सकती हैं। जो बनाए यही वो उसको ये लोग चाहिए होंगे ना, कोरिया से तो नहीं लाएगा वो, कोई सिंगापुर से तो नहीं आएगी लेबर यहाँ पे। तो ये ऐसा दाम है। मेरा तो PTI की हुकूमत से इसको बेचना चाहिए था फौरी तौर पे। और बात यह है कि आपने जो इतने कर्जे लिए हैं $85 बिलियन के जो पिछली हुकूमत तक थे, उनको उतारना भी तो है ना यार। तो आप अपनी सिल्वर वेयर या ब्रास वेयर या कोई वेयर आप बेचेंगे तो उतारेंगे ना। आपकी कौन सी वो सोने के कुएं निकल आए या तेल के कुएं निकल आए। देखिए, इमरान
इमरान खान को आप ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन सब एनालिस्ट है। मुझे आप एक बात बताएं ना कि जब भी हमने पिछली हुकूमतों से सवाल मांगा है कि हमें बताएं डीजीपीआर कितनी स्पेंडिंग कर रहा है, पीआईडी कितनी स्पेंडिंग कर रहा है, हमें कभी कोई फिगर मिले, तो हमें जो भी चीजें मिलती हैं वो फर्ज होती हैं। अब उसके ऊपर अगर मैं आपको आज कहूं कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए जो इलेक्टोरल रेटोरिक है उसको और गवर्नेंस को मैच करना चाहिए। हुकूमत को प्लीज चल भी दें, हर चल रही है, हर इनकी जो डिसीजन है उसके ऊपर मैं और आप बैठ जाते हैं रात को किताबें खोल के। मेरा मतलब है ये हुक्मरानी करनी है इन लोगों ने, यहाँ पे अपना जो है सिर्फ तोड़ मटोड़ की चालें तो नहीं चल रही। गिल साहब, मैंने जो सवाल आपसे पूछा था, मुबशर साहब ने ठीक है आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रीइंफोर्स कर दिया। वो ये समझते हैं कि उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो देन चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फैसला किया 2006 में। कंजोर्शियम उसके 22 अरब रुपये देने को तैयार था, 75% शेयर जो है वो बेचे जा रहे थे। हुकूमत को ऑपरेशंस के अंदर कंट्रोल किसी हद तक उसकी रिप्रेजेंटेशन थी स्टील मिल की प्रॉपर्टी के अंदर। उसके बाद से यही हुकूमत और यही रियासत जो है वो 300 से 400 अरब रुपया इजाफी खर्च कर चुकी है। कोई प्रोडक्शन हुई नहीं है, स्टील मिल्स कोई कामयाब उसका वो एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। लेकिन शहबाज गिल साहब, आप पढ़ाते भी रहे, मैनेजमेंट भी जो ओरिजिनल आपका सब्जेक्ट था, ये जो सवाल खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान में जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि नहीं जी इसको हुकूमत चला सकती, पाकिस्तान में अभी तक ब्यूरोक्रेसी को, लोगों को, हुकूमतों को, सियासी जमातों को, मीडिया के लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि जहाँ डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ प्रोडक्शन की बात आ जाती है, जहाँ मैनेजमेंट एक्सीलेंस की बात आ जाती है, जहाँ स्ट्रॉन्ग टफ कंपटीशन होता है, वहाँ हुकूमत कंट्रोल्ड एंटिटीज़ डिलीवर नहीं कर सकती। मैंने अभी हाल ही में देखा है कि हुकूमत के बड़े जिम्मेदार लोगों ने कहा है कि शुगर इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर देना चाहिए। मेरा तो लग रहा था कि दीवार पे टक्कर मारूं, हंसूं, रोऊं, क्या करूं। मतलब ये क्यों नहीं है ठीक हो। आपकी जिम्मेदारी है हुकूमत की कि आप लोगों को बता सकें कि हुकूमत पाकिस्तान में ऐसी कोई सलाहियत ही नहीं है कि जहां डिमांड एंड सप्लाई उसको गवर्नमेंट मैनेज कर सके। देखिए मोईद, इसमें दो बातें हैं बहुत क्लियर। वो इसलिए लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि हमारे यहाँ लार्जर पॉपुलेशन में लार्जेस्ट पार्ट जो है वो करप्ट है। वो भले हुकूमत में लोग हों, भले वो आम शहरी हों, भले बिजनेसमैन हों। इसलिए आप नेशनलाइज करके देखते हैं तो उसके नतीजे आपके सामने हैं। आप प्राइवेटाइज करके देखते हैं, उसके नतीजे आपके सामने हैं। प्राइवेटाइज करते हैं, गवर्नमेंट का जो अरबों की चीज़ें होती हैं कौड़ियों के दामों दे दी जाती है। फिर उन्हीं इदारों के ऊपर चढ़ के वो कार्टलाइजेशन करते हैं, कार्टलाइजेशन करके उसी अवाम को लूटते हैं। अच्छा, अगर आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बने या उस स्कूल ऑफ थॉट को प्रोजेक्ट करें कि नहीं, आप जो है वो बिजनेस प्राइवेट लोगों के पास ही होना चाहिए, क्योंकि मोईद ये जो परफेक्ट सप्लाई और डिमांड का परफेक्ट कंपटीशन का एनवायरनमेंट होता है किसी भी इकोनॉमी में, वहाँ जो रेगुलेटर होते हैं वो बहुत ही फेयर तरीके से अपना काम करते हैं। वहाँ कंपटीशन कमीशन का जैसा इदारा जो पाकिस्तान में है, उस तरह के इदारे बहुत फेयर काम करते हैं। अब ये कार्टेल इतने बड़े बड़े हैं पाकिस्तान में कि इमरान खान से पहले तो कोई डरता था, इनको हाथ भी नहीं डालता था, बल्कि ज़्यादातर लोग तो इनका हिस्सा थे। और अगर कोई नहीं था, जब वो बदकिस्मती से वज़ीर आज़म बन जाता था तो वो पहला काम करता था, इनका हिस्सा बनता था, या अपने किसी भाई को या खुद मिल लगाता था या किसी और को इसमें शामिल करता था उस इंडस्ट्री में, तो वो खुद कार्टेल का हिस्सा बन जाते थे। तो इसका कोई सलूशन नहीं है जब तक हम पाकिस्तान के मॉरल एथिकल कॉम्पस को बेहतर ना करें। और उसका एक ही तरीका है, वो है अकाउंटेबिलिटी। जब बार बार इमरान खान एहतसाब की बात करते हैं तो आप लोग हमें टेलीविजन पे कहते हैं छोड़ें जी, वो पुरानी बात है, 5 साल पहले आपने हमें बताया ये चोर हैं। ये बात नहीं है, इसीलिए आपको हम बताते हैं बार बार। वो जी हमें आपको मुल्क बहुत बुरी हालत में मिला था, हमें पता है मुल्क बहुत बुरी हालत में मिला था, अगली बात करें। नहीं भाई, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता जब तक आप उन लोगों को ब्रेक से पहले मुबशर को उनको बिहाइंड द बार्स नहीं फेंकेंगे, आइंदा लोग बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे। तो हमारा अगर एक इशू आप पूछें मुझे कि हमारा हर इदारा क्यों तबाह होता है, वो PIA हो, वो स्टील मिल हो, वो करप्शन है। और वो करप्शन लोग हुकूमतों में आके भी करते हैं, वो मीडिया के में भी मौजूद लोग करते हैं, सियासतदानों में मौजूद भी लोग करते हैं, वकला में मौजूद लोग भी करते हैं, वो दूसरे वॉक्स ऑफ लाइफ के। तो पाकिस्तान में एक लार्जर पॉपुलेशन की मुबशर को इसमें आने दीजिए ब्रेक से पहले। मुबशर साहब, आप PIA के हवाले से कहना चाह रहे थे
पीआईए में भी एक नई मैनेजमेंट है जो बड़ी स्ट्रगल कर रही है। आपने देखा कैसे उसको कभी यूनियन जो है वो कोर्ट्स में घसीटती है, कभी और घसीटती है। ये एयरबस के क्रैश के बाद तो मुझे ऐसा लगने लग गया है कि अगर एक बरस के अंदर हमने एक स्ट्रीमलाइन ना किया पीआईए के अफेयर्स को, तो फिर पीआईए का भी चलना मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर हमने अगले 12 महीने 16 महीने में इसको स्ट्रीमलाइन ना किया, मुझे नहीं लग रहा कि पीआईए सर्वाइव करेगी। डॉक्टर साहब, बात यह है कि पीआईए के क्रैश को एक लम्हे के लिए साइड पे करते हैं। आपके मुल्क में 83 क्रैश हुए, 83 क्रैश, और पीआईए के उसमें एक थोड़ी सी यानी परसेंटेज है। तो बात यह है कि आपका रेगुलेटर जो है ना वो नहीं है। आपको पूरी सिविल एविएशन अथॉरिटी को सही करना है और सिविल एविएशन के अंदर से लोगों को आपको ऊपर लेके आना है और इसको इंटरनेशनल बुनियाद पे। 83 क्रैशेस क्या कह रहे हैं आप? 83 क्रैशेस कौन से? आपके सिविलियन एंड मिलिट्री सारे मिलाकर डॉक्टर साहब जरा हिसाब तो लगाए ना। अपना कोई क्रैश तो क्रैश होता है ना, वो चाहे अपना एक सेस्ना क्रैश हो, चाहे एक फाइटर प्लेन क्रैश हो, चाहे मशाक हो, चाहे कोई एयरबस क्रैश हो। देखे ना, मैं ऑफ हैंड आपको ये फिगर दे रहा हूँ रफली, तो आई थिंक आई एम राइट। तो बात यह है कि आप जब सारों को लेते हैं, दैट मींस देयर इज अ सीरियस फ्लॉ इन योर सिविल एविएशन। कितने टाइम पीरियड में कह रहे हैं कि 83 क्रैशेस हुए? 70 साल में यार, 70 साल। कितने बरसों में? 70 साल में आपके ना, 70 साल में 83 क्रैशेस हुए जी। देखिए, और ये कोई बात ये अचंभे की बात मैं आपको नहीं बता रहा। आप ये देखें कि आपकी अभी तक कोई क्रैश की रिपोर्ट ही सामने नहीं आती। अच्छा, जो भी क्रैश होता है हम पायलट पर डालते, मैं इसमें तो पायलट की गलती थी एयरबस के क्रैश में, लेकिन उसको रेटिफिकेशन किसने की, उसको पायलट बन के चलने किसने दिया, वो तो सारा सिविल एविएशन की जिम्मेदारी है। और कैसे जो है वो बचाया जाता है लोगों को गलत चीजों के ऊपर। हॉट एंड हाई तो 4 साल में 4 दफा हो चुका है जो ये एयरक्राफ्ट के साथ था। तो बाकी 3 पायलट्स के साथ क्या हुआ, या बाकी 3 को पायलट्स के साथ क्या हुआ? देखिए, सिविल एविएशन आपकी बिल्कुल सो रही है, अकरा परवरी पे चल रही है, इनकॉम्पिटेंस पे चल रही है, और ये ऐसे नहीं चल सकता। और पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई है यार। हजवेरी आपकी पहली प्राइवेट एयरलाइन थी, तब से अभी तक देख लें आपके मुल्क में कोई प्राइवेट एयरलाइन ही नहीं चल सकती। यानी कमाल की बात नहीं, आपके मुल्क में पीआईए नहीं चल सक रही है। आपका कोई एयरपोर्ट इस काबिल नहीं है कि आप किसी के साथ वहां चले जाएं या उसको लेके आए। आपका कोई एयरपोर्ट फैसिलिटी ऐसी नहीं है, आपकी कोई एविएशन फैसिलिटीज ऐसी नहीं है। ये क्रैश लैंडिंग हो रही थी, मे डे की कॉल हो गई थी। मुझे बताएं एयरपोर्ट पे क्या इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि जिसको मे डे की कॉल को फैसिलिटेट कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा एयरपोर्ट था, और 11 दिन सिविल एविएशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सिविल एविएशन का कोई रेस्क्यू के लिए बंदा नहीं गया, सिविल एविएशन का कोई वहां पानी पिलाने के लिए नहीं गया, जख्मियों को या मरने वालों को आइडेंटिफाई करने नहीं गया यार, खुदा के लिए। और इनका काम क्या है? बात यह है, आपके मुल्क में जो इदारे हैं ना, इसमें इतनी काली बेड़े हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आप आज चैनल 92 पाकिस्तान का सबसे अच्छा और ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है। आप इसको जरा सरकारी तहवील में दें या 18 यूनियंस बनवाएं। कल 3 महीने के अंदर अगर ये रेडियो पाकिस्तान ना बन जाए तो जो जोर की सजा वो मुझे दे दो। वक्त मुझे ब्रेक लेने दीजिए। आज हुकूमत पाकिस्तान ने जिस फैसले को हम डिस्कस कर रहे हैं एक दिन पहले का, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का, दर हकीकत ये पाकिस्तान के एक बड़ा मुश्किल और एक बड़ा पेचीदा और बड़ा तकलीफ़ किस्म का अमल और फ़ैसला है, जिसके नतीजे में अब पाकिस्तान के लोगों को, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को, हुकूमतों को और सियासी जमातों को, मीडिया के बड़े बड़े जो हमारे पंडित हैं उन सबको बात समझनी पड़ेगी कि रियासती इदारों के अंदर और हुकूमत जो होती है उसमें ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि मॉडर्न इकॉनमी के अंदर जहाँ प्रोडक्शन एंड सप्लाई और उसकी वो इन्वॉल्व हो, वहाँ पे एक हुकूमती कंट्रोल्ड इदारा जो है वो इफेक्टिव या एफिशिएंट सर्विसेज जो है वो डिलीवर कर सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। स्टील मिल्स के हवाले से तो बात हो गई, ज़रा हम सियासत की तरफ भी अगर आ जाएं। शहबाज गिल साहब, एक दिन पहले से जो चीज़ मसलसल 48 घंटे से मीडिया के जहन पे एक चीज़ सवार है, और कई लोग जो है वो कहते हैं कि हुकूमती हमारे जो जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे आप हैं, नाराज़ होकर चले जाते हैं, बात को डाइवर्ट कर देते हैं, लेकिन असल इशू का जवाब दे नहीं सकते। असल इशू ये है कि अगर नैब जो है, क्या नैब और हुकूमत मिले हुए हैं जैसे कि अपोजिशन कहती है? क्या नैब को हुकूमत ने इस्तेमाल किया है इलेक्शन के इशू से, बजट के इशू से तवज्जो हटाने के लिए, जब शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई? और अगर नैब हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो फिर हुकूमती वज़रा जो हैं वो नैब की कार्रवाइयों की जिम्मेदारी और उसकी एक्सप्लेनेशन क्यों जो है वो देते रहते हैं? ये एक ऐसा मामला है जिस पर मुसलसल बहस हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें कुछ समझा सकेंगे नाराज़ हुए बगैर।
दूं अगर आप इजाजत दें। देखिए, मैं आपको पहले एक एक करके मैं आपको तीनों चीज़ों का जवाब देता हूँ। पहली चीज़ जो है वो ये है कि अक्सर बुज़रा जो है वो पेशीन गोई करते हैं, जिससे ये तासर जाता है कि शायद हुकूमत, आप मतलब मीडिया को ये तासर जाता है कि हुकूमत को पहले से पता होता है। देखिए मोईद, एक बात आप जहन में रखिए कि बहुत दफ़ा कैबिनेट का इजलास हो रहा होता है, हम उससे बाहर निकलते हैं तो टेलीविज़न के ऊपर चीज़ चल रही होती है पहले से। आपको पता है कि आज के मॉडर्न एरा में जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं रोकी जा सकती, और वो नहीं रुकती, और वो अमेरिका जैसे मुल्क में नहीं रुकती, तो यहाँ पर हमारे मुल्क में या दुनिया के किसी मुल्क में भी वो नहीं रुकती। इन्फॉर्मेशन मीडिया को फ्लो होती है। अच्छा, अब नैब के लोग भी इसी सोसाइटी में शेख साहब की हद तक तो बात ठीक हो सकती है कि वो पेशेंट कोई करते हैं, लेकिन शहजाद अकबर के लिए तो ये ठीक नहीं हो सकती। मेरी बात, आप मुझे अगर मौका देंगे, आपने कहा था गुस्सा किए बगैर, लेकिन शहजाद अकबर साहब की हद तक तो ये बात है। जी प्लीज, आपने एक जी मैं सारा जवाब देता हूँ, मैं आपको सारा जवाब देता हूँ। आपने कहा था गुस्से में आए बगैर जवाब दीजिएगा, तो आप मुझे थोड़ा सा जवाब देने दीजिए, सारे सवालों के जवाब देता हूँ। अब होता क्या है कि शहजाद अकबर साहब को बाद में डिस्कस करते हैं। पहला जो सवाल था वो पेशीन गोइयों का था, वो बता रहा हूं कि मैं हूं या शेख साहब हैं, उनको किसी नैब में काम करने वाले बंदे से अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो जैसे मीडिया के लोग स्पेकुलेशन कई दफा कर देते हैं आके, तो हमें भी पता होता है फलां केस पे काम हो रहा है, कोई दोस्त जो प्रोसिक्यूटर है उधर बता देता है भाई अब ये होने वाला है, आपकी हुकूमत के बंदे के खिलाफ होने वाला किसी और के, तो वो बयान दे देता है। शहजाद अकबर साहब है अकाउंटेबिलिटी के प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट। उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां पे भी कोई गबन हुआ है हमारी हुकूमत में या पहले, उसको वो पॉइंट आउट करें और आवाम को इन्फॉर्म करें। अब अगर उनको ये नजर आता है कि एक बंदे ने अपने अकाउंट, अपने मुलाजिम के जिसकी 18,000 तनख्वाह है, उसके अकाउंट से अरबों रुपए की टीटियां लगवाई हुई हैं, तो शहजाद अकबर साहब एक बहुत ही मोतबर वकील भी हैं, उन्हें तो पता है कि इस बंदे ने अब जेल जाने ही जाना है, इसने पकड़े जाना है, इसका कोई हल और नहीं है, तो वो अपनी एक राय देते हैं। जैसे एक डॉक्टर कहता है कि इस पेशेंट के साथ ये होना है, तो डॉक्टर को अल्लाह माफ करे खुदा तो नहीं होता ना, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, डॉक्टर जो है वो अपने एक्सपीरियंस की बिना पे बताता है कि अब कैंसर की ये स्टेज है, तो मेरा ख्याल 4 महीने या 5 महीने इस मरीज के पास ज्यादा से ज्यादा। तो फिर डॉक्टर को कहां से पता चलता है? उसको पता चलता है अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एजुकेशन से, अपनी एक्सपर्टीज से। इसी तरीके से शहजाद अकबर एक मायानाज लॉयर हैं, जिन्होंने पहले भी नैब के मुकदमात में भी काम किया हुआ है, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी काम किया हुआ है। जब वो एक स्याह किस्म के कारनामे सफेद दिन में चोरी देखेंगे, तो हाँ, तो अब बात कर लीजिएगा। हम दो ही लोग हैं, मुझे बात कर लीजिएगा, फिर आप उनके पास जाएं और पूरा वक्फा उनके साथ गुजारें। मेरी ये तो होगी एक बात के तज्जिया कैसे होता है और शहजाद अकबर साहब कैसे करते। अब बात आ गई कि क्या हमने बजट में इनको इकट्ठा कर लिया, कहीं इनके ऊपर अटैक कर दिया। देखिए मोहित, बात ये है कि बजट में या तो हमारे नंबर कम हो, पास ना होना, तो हम इनके साथ ये करें, या इन्होंने को बहुत ही आला किस्म के मशवरे दे दिए हों, या पब्लिक इनके पीछे बहुत ज्यादा हो, हमें कोई फिक्र हो, तो फिर तो हम इनके साथ कोई ऐसा कुछ करें। और दूसरी बात, लाहौर से जब ये नहीं पकड़े गए तो नैब को खुद थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि जब नैब के कुछ लोग इनको या तो शायद पहले इन्फॉर्म कर देते हैं, या क्या होता है जब ये बार बार होता है आवाम के सामने कि इनको पकड़ने जाता है नैब का एक इदारा और ये पकड़े नहीं जाते, तो ये कानून का मजाक उड़ता है। तो मेरी नैब से गुजारिश ये होगी कि अगर आपने इनको पूरे दिल से उस टाइम नैब नहीं करना होता, तो उस टाइम मत किया करें, ये मजाक ना उड़े लोगों का। ठीक, मुबश्शिर लुकमान ख्याली है। आपको क्या लगता है कि नैब शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने में सीरियस थी, या सारी जो उछल कूद नैब ने की है उसका दर हकीकत मकसद ये था कि शहबाज शरीफ साहब को थोड़ी देर के लिए एक प्रोमिनेंस मिले, उनको एक विक्टिम बना के दिखाया जाए? क्योंकि अगर नैब ने गिरफ्तार करना था तो फिर नैब गिरफ्तार कर लेती। क्यों आप समझते हैं कि नैब ने सारा उछल कूद की? मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा प्रेशर बड़ा होता है, मीडिया का भी और अवामी प्रेशर भी, और हम बचाने आ जाते हैं लोगों को। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि शहबाज शरीफ ने तो गिरफ्तार होना है, ये 15 दिन के बाद हो या 20 दिन के बाद हो। मैं आपको बता रहा हूँ शहबाज शरीफ ने भी होना है, मैं आपको बता रहा हूँ जहांगीर तरीन ने भी होना है। आप इसको जो मर्जी पेशन गोई कह लें, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि देखें अभी तक नैब जितने केसेस पे एक्ट कर रही है, जितने रेफरेंसेस पे एक्ट कर रही है, नून लीग के ऊपर जितने रेफरेंसेस हैं वो पीपल्स पार्टी ने काटे हुए हैं, और पीपल्स पार्टी के लीडर्स पे जितने रेफरेंसेस हैं वो पीएमएल-एन ने किए हुए हैं। इनमें से एक भी रेफरेंस पीटीआई ने नहीं किया। पीटीआई का तो पहला रेफरेंस अब चीनी स्कैंडल जो है वो आएगा, उसमें जहांगीर तरीन का भी नाम है उसमें।
सुलेमान शहबाज का भी है, उसमें मोना सलाही का भी, इन सबके नाम है। देखे जब वो आएगा तो फिर हम बात करेंगे कि पीटीआई विक्टिमाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन अभी तक इसका मतलब है कि अगर ये मुकदमे झूठे हैं तो खुद यानी पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने एक दूसरे के ऊपर झूठे मुकदमे काटे। इनको तो अवाम के आगे माफी मांगनी चाहिए, आके इनको तो हर एक के आगे माफी मांगनी चाहिए। ये किस तरीके से, किस मुंह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं? केसेस तो इनके बनाए हुए हैं, तहरीक इंसाफ ने तो बनाई नहीं ये केसेस। अच्छा, शहबाज गिल साहब तो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं। शहबाज गिल साहब, आप तो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं पॉलिटिकल अफेयर्स में। ये जो कह रहे हैं कि शुगर वाले केस में इंक्वायरी, क्या वहाँ भी रेफरेंसेस फाइल होते आप देख रहे हैं? क्या कोई ऐसी खबर वहाँ पर भी है? जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक काबीना में जो ईद से पहले थी, ये बड़ा वाजे कर दिया था ऐलान कि इसमें से नैब को भी जाएंगे रेफरेंसेस, एफआईए को, और जो भी इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, एफबीआर है, उनको अगले मरहले की जो कार्रवाई है उसके लिए अब ये केसेस भेजे जाएंगे। अब जैसे अभी मुबशर लुकमान साहब ने ये एक पेशीन गोई की है, तो ये एक उनका एजुकेटेड गेस है, बिकॉज वो बहुत देर से जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो पूरी दुनिया में जो भी जर्नलिस्ट होते हैं उनके पास होते हैं, और उन सोर्सेज की बिना पे उन्होंने ये पेशीनगोई की है, क्योंकि उन्होंने उन मुकदमात को गौर से पढ़ा होगा या उन रिपोर्ट्स को गौर से पढ़ा होगा। उससे उनको लगता होगा कि अब ये होने जा रहा है, क्योंकि कानून ने अपना रास्ता लेना होता है, वहां पे 2 + 2 4 बनता है अगर आप गौर से पढ़ें चीजों को। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुबशर लुकमान साहब को किसी इदारे के चीफ ने या किसी हुकूमती ओहदेदार ने फोन करके फीड किया कि आप ये पेशीनगोई करें शहबाज गिल के बारे में या किसी शख्स के बारे में। ये कुछ चीजें जो पब्लिक लाइफ में होती हैं, जो पब्लिक रिकॉर्ड में होती हैं, या हुकूमती किसी इदारे के पास होती हैं, जर्नलिस्ट अपने सोर्स के साथ अवाम के लार्जर इंटरेस्ट में उस इंफॉर्मेशन को कोशिश करता है जर्नलिस्ट के उस तक पहुंचे और अवाम के सामने लेके आए। और इसी तरीके से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि कई दफा पॉलिटिशियन भी ये बयान देते हैं। अगर आप मेरे से पूछें तो पॉलिटिशियंस को मोहतात होना चाहिए, उनका रवैया थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए, जर्नलिस्ट की तरह उनको नहीं करना चाहिए। जैसे कल मेरा एक बयान एक निजी टीवी पे चल रहा था कि मैंने ये कहा कि 17 जून को शहबाज शरीफ दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे, तो मैंने उसको करेक्ट करवाया इमीडिएटली, एक ट्वीट किया कि मैंने ये बयान नहीं दिया, मैंने ये कहा है कि 17 जून कौन सा दूर है, उसने भी आ जाना है, तो 17 जून नहीं तो उसके अगले महीने, नहीं तो उससे अगले महीने, जिस तरह का केस है इवेंचुअली उन्होंने पकड़े जाना है। अब ये दो बातें बहुत मुख्तलिफ हैं। ये मैंने इसे करेक्ट क्यों किया? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जिस पोजीशन पे मैं हूं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो स्टेटमेंट देनी चाहिए जो इसके साथ जाती हो। ठीक, मुबशर लुकमान साहब, 17 तारीख तक शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत है। शहबाज शरीफ साहब को नैब ने पहले भी हिरासत पे लिया, 100 दिन से ज़्यादा अपनी हिरासत में रखा, कोई सक्सेसफुल रेफरेंस वाला जो है वो फाइल नहीं कर सके। उनके साहिबजादे जो हैं हमज़ा, उनको भी कोई तकरीबन साल हो गया है, वो नैब के पास है, अभी भी उनके खिलाफ भी मेरा ख्याल है कोई रेफरेंस जो है वो नहीं आया। सियासतदानों को ये गिरफ्तार करने का जो सारा प्रोसेस चल रहा है गुज़िश्ता 2 बरस से, आप समझ रहे हैं कि इससे पीटीआई की हुकूमत की कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है? अल्टीमेटली तो 1 साल के बाद इलेक्शन का माहौल शुरू हो जाएगा, चौथा साल आ जाएगा, 2 साल तो ख़त्म हो चले, फिर तीसरा साल होगा। अगर पीटीआई की हुकूमत कोई बड़ी बड़ी चीज़ों पर डिलीवर नहीं कर पाएगी तो क्या इसी चीज़ पे चलते रहेंगे कि हमसे पहले करप्शन बहुत हुई? देखिए, पीटीआई की हुकूमत को ऑब्वियसली परफॉर्म तो करना पड़ेगा अगर उन्होंने अगले इलेक्शन में कोई अच्छी कामयाबी लेनी है। लेकिन एक बात याद रखें कि पीटीआई का जितना सपोर्टर अभी तक कि किस पे परफॉर्म कर सके, मैं ये समझता हूं कि पीटीआई जो है ना, इन ऑप्टिक्स पे जरूर परफॉर्म कर रही है कि इमरान खान करप्शन फ्री हैं और इमरान खान को काम नहीं करने दे रहे बहुत सी ताकतें और बहुत सी ऑपोजिशन जो है, इस पे लोग बड़े क्लियर हैं। अब देखें, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आप ये देखें कि पीटीआई का जो असल मंत्र है ना, वो अकाउंटेबिलिटी है। पीटीआई का कोई भी सपोर्टर जो है ना, वो कहता है डॉलर 500 रुपए का हो जाए, पेट्रोल करोड़ रुपए का हो जाए, अकाउंटेबिलिटी नहीं छोड़नी, एहतसाब नहीं छोड़ना, हम ये कुर्बानी दे देंगे, ये कुर्बानी दे देंगे। आप अभी तक देखें कोरोना की हैंडलिंग के ऊपर या मिस हैंडलिंग के ऊपर जो भी है, कोई जो है अवाम जो है पीटीआई के खिलाफ नहीं निकल रही, डिस्पाइट सूबों ने बड़ी बड़ी बातें की, सिंध के सूबे ने की और सब ने की। एक बात याद रखें डॉक्टर साहब, लोगों को भी कुछ बात का पता है। अब देखें, आपने भी खुदा को जान देनी है, मैंने भी देनी है, गिल साहब ने भी देनी है। मियाँ साहब ने इसी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कुरान पे हाथ रख के ये कहा था ना कि मुझे नहीं पता एवन फील्ड किसकी अपार्टमेंट्स हैं, खुद उस एवन फील्ड में रह रहे हैं।
देखे ना, अब अपने आप को तो ज़मीर तो बोलता होगा ना कुछ, यानी वो यही कहते थे ना कि 5 दिन से हम मंडे तक जिंदा रहने की गारंटी नहीं दे सकते। वो कॉफी शॉप्स में फिर रहे हैं, वो सेल्फ्रिजेस में फिर रहे हैं, वो हर जगह फिर रहे हैं, शॉपिंग भी हो रही है वहां पे उनकी। तो लोगों को नहीं नजर आ, बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप अपना वो जो प्लीड कर रहे हैं बेसिकली, अब शहबाज शरीफ साहब 69 साल की उम्र, उन्होंने कहा और मैं कैंसर का मरीज हूँ, यार वो मर्ज आपको, आप इलाज किधर करवा रहे हैं उस कैंसर का? मुझे तो कैंसर से इतवार उठता जा रहा है ऑनेस्टली। शहबाज गिल साहब, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डिस्कशन। ये सही है कि आपसे पिछली जो पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमतें गुजरी हैं उन पे करप्शन के बड़े सीरियस और संगीन इल्ज़ामात हैं और PTI के अहदेदारों पर इस किस्म के इल्ज़ामात नहीं हैं, लेकिन अब 2 साल हो गए इस करप्शन की कहानी को। ज़ाहिर है इसकी एक शेल्फ लाइफ होगी। लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि आपकी हुकूमत की डिलीवरी किस इशू में है, वो कौन सी चीज़ है जिसकी डिलीवरी को दिखा के आप आवाम से अपनी कार्रवाई का सिला जो है वो मांगेंगे या आगे इलेक्शन की तरफ बढ़ सकेंगे। और जो करप्शन में भी है वहाँ आप कह तो रहे, लेकिन कोई मंतकी इंजाम तक तो उन केसेस को भी आप ले जा नहीं सके। नवाज शरीफ साहब बाहर जाके बैठ गए हैं, खुद अब आपके मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब सारी दुनिया को बता रहे हैं कि ये गलत हुआ है, यहाँ जाली रिपोर्ट्स बनाई गई हैं, हर दिन TV पे यही डिस्कशन हो रही है। तो शहबाज गिल साहब, क्या होगी आपकी गवर्नमेंट की लेगेसी? मैं बताता हूँ मोहित, मुझे बेशक 1 मिनट दीजिएगा, आधा इंटरप्ट ना कीजिएगा, मैं क्योंकि ये टेलीफोन पे फिर इंटरप्शन पे आगे पीछे हो जाता है। मैं आपको 3, 4, 5 बातें बताता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की कौन सी चीज़ें जो हम कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम, हमने पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ पैसा उनके हाथ में दिया जो उनका हक बनता था, हमारे दुश्मन भी उसकी तारीफ करते हैं। पूरी दुनिया तो करती है, लेकिन हमारे सियासी दुश्मन भी यहाँ उसकी तारीफ करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसमें हमारा कोई MNA, कोई MPA इन्वॉल्व नहीं, ना कोई उसमें अपना नाम लिखवा सकता है किसी का, ना पहले की तरह जैसे 8.5 लाख लोग पीपल्स पार्टी ने जाली तरीके से भर्ती किए हुए थे उसमें, जिसमें ग्रेड 21 तक के ऑफिसर थे जो बेवाओं का, मस्कीनों का पैसा ले रहे थे। पहली बात ये हो गई कि हमारा एक ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम जिसमें हम गरीब तक, जो हर रियासत में होता है, आपको पता अमेरिका में फूड स्टैम्प्स होते हैं, अब UK में रहे वहां पे भी हर सोसाइटी में 15-20% ऐसी पॉपुलेशन होती है जिसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है, नो मैटर वो कितनी बड़ी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री क्यों ना हो। ये हमारा पहला प्रोग्राम हुआ। उसके साथ ही अभी कोरोना था तो हमने बेरोजगार और दूसरे बिजली के बिल स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए लोगों को मिला के ये तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख घरानों को हम डायरेक्टली फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के 70% घराने बनते हैं या 70% आबादी बनती है। ये ट्रांसपेरेंसी कभी किसी और गवर्नमेंट ने नहीं की। बात यहाँ तक पहुंची कि PTI की हुकूमत जो है वो लोगों का एहसास रखती है, शफाफ हुकूमत दी है, यही इस वक्त इसकी लेगेसी है। ब्रेक के बाद हम देखते हैं कोरोना के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ स्टेप्स उठाए हैं। एक ऐसी ऐप्स, ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है जिसके जरिए अस्पतालों की मदद की जा सकती है। वो क्या चीज़ है, कैसे मदद होगी RMS सिस्टम से, इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसा कि वक्फे से पहले मैंने इशारा किया कि वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमतों ने मिल के कोरोना के जो बीमार मरीज़ हैं उनकी बेहतर हेल्थ फैसिलिटेशन, बेहतर हेल्थ मैनेजमेंट के लिए जो अस्पतालों में है, एक रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप डेवलप की है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत काम करने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोर्ड NITB ने डेवलप किया है। NITB का ये जो RMS है ये बता सकेगा हॉस्पिटल्स को, लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि कहाँ कहाँ हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी है, कहाँ कहाँ बेड्स हैं, कहाँ कहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ वेंटिलेटर हैं। इस ऐप को डेवलप किया है NITB ने। NITB के जो CEO हैं जनाब शबाहत अली शाह साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। आपको बताता चला जाऊँ कि शबाहत अली शाह ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से MBA किया, UET से लाहौर से उन्होंने अपनी बेसिक टेक्नोलॉजी की डिग्री ली और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्होंने बाद में पब्लिक लीडरशिप में भी उन्होंने वहाँ पर स्टडीज़ अपनी की। शबाहत साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। Thank you, Dr. Mohit, for inviting me. शबाहत साहब, कुछ तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का, लेकिन इस रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई?
जी डॉक्टर मोईद देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी करेक्ट द नेम ऑल्सो, इट इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। देखें, आपने अगर देखा हो पाकिस्तान की जो एपी कर्व है या जो ग्रोथ, हाँ जी, जो ग्रोथ है पेंडेमिक की पाकिस्तान में, वी आर ट्रेलिंग बिहाइंड ये द वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए फॉर दैट मैटर और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमने आज से कुछ 1.5 महीना पहले जब सिचुएशन देखी दुनिया के डिफरेंट ममालिक में कि वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है इस वक्त, जब उनका कर्व बड़ा राइजिंग ट्रेंड पे था, तो देखा ये गया कि एट द 11th आवर जब पेशेंट्स को बेड्स की और वेंट्स की ज़रूरत थी, उन लोगों के पास कोई ऐसा रोबस्ट सिस्टम नहीं था कि इमीडिएटली हेल्थ रिस्पॉन्डर्स को, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को इस किस्म की इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल हो। तो हमने आज से कुछ 1.5 महीना पहले इस सिस्टम पे काम करना शुरू किया और पाकिस्तान की हिस्ट्री में बिलीव यू मी ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल्स का डेटा कंसोलिडेट करके, एक्यूमुलेट करके एक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया, एक कंसोलिडेटेड सिस्टम डेवलप किया, जहां पे एक यूनिफाइड व्यू हमें मिलता है सारे हॉस्पिटल्स का एक मैप के ऊपर। और एवरी हॉस्पिटल में हमने एम्पावर किया अपने सारे प्रोविंसेस को, हेल्थ मिनिस्ट्री को। इसमें चारों सूबों के भी हॉस्पिटल हैं, फेडरेशन के भी हॉस्पिटल हैं। जी, सारे ये कंप्लीट हॉस्पिटल्स फेडरेशन के तमाम हॉस्पिटल्स में मोर देन 15 सारे हॉस्पिटल्स में, इज मोर देन 1500 हॉस्पिटल्स हमने इसमें पिन किए हुए और मैप के ऊपर सारे के सारे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसमें आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के हॉस्पिटल भी हैं? जी, सारे हैं, ऑल द वे फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान ऑल द वे डाउन साउथ टू कराची। और इन सब हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी, वेंट्स की अवेलेबिलिटी, कैपेसिटी से लेके उनकी यूजेबिलिटी सारी की सारी हमने अवेलेबल की है GIS मैप के ऊपर, कि जब भी कभी कोई देखना चाह रहा है कि इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में मैं जा रहा हूं, क्या वहां पे कोई बेड्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उसकी हमने मैप के ऊपर रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल की है। अच्छा शहबाज साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो 1500 हॉस्पिटल हैं, ये वो हैं जहाँ पे स्किल्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वेंटिलेटर अवेलेबल हैं, और हर हॉस्पिटल जो है अक्रॉस पाकिस्तान, मेडिकल प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उसमें ये फैसिलिटीज़ नहीं है। यानी ये वो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं होती होगी। एम आई राइट? जी बिल्कुल, जी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। देखें, इसमें ये तो हमने जो एफर्ट हमने की, हमने बड़ा फ्यूचरिस्टिकली एफर्ट की है कि हम सारे हॉस्पिटल्स को पाकिस्तान के एक सेंट्रलाइज्ड यूनिफाइड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में ले आए। और ऑफ कोर्स जो हॉस्पिटल्स जिनमें कोरोना वायरस से कॉम्बैट करने की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वो ऑफ कोर्स वो कम है। वो जहां वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल जिन हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, वो तकरीबन 700 के करीब ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां में कोई ना कोई वेंट जरूर अवेलेबल है कोविड से कॉम्बैट करने का। बाकी हॉस्पिटल्स हमने इसलिए इस यूनिफाइड मैनेजमेंट सिस्टम में सुनने वालों के लिए किए हैं ताकि मेरे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा ये बता दें कि प्रैक्टिकल सेंस के लिए एटपार ले आए। हाँ, लाहौर शहर में अब ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो इस वक्त यानी बलोचिस्तान में कोयटा के करीब अगर किसी खानदान को पहुंचना है ऐसी जगह पे जहां कोरोना का ट्रीटमेंट उसको मिल सके, तो वो आपके इस रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से किस तरह इस्तेफादा कर सकेगा? वो इसके एक्सेस पॉइंट में कैसे आएगा? यही चीज़ लाहौर वाले के लिए है, शेखुपुरा, गुजरावाला, रावलपिंडी, झेलम, वो कैसे इस्तेफादा करेगा इससे? हाँ जी, देखिए, जब हमने रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया, इसके ऊपर हमने मल्टीपल एप्स डेवलप किए हैं ताकि आम इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को और एक आम इंसान को भी ये सारी इंफॉर्मेशन रेडीली उसके पाम पे अवेलेबल हो। हमने एक इमरजेंसी रिस्पांस ऐप क्रिएट किया है, उसका नाम हमने रखा है फोन में है, ये हैंडहेल्ड में इसकी ऐप आती है। सबसे पहले ऐप, जी बिल्कुल, ये आपके मोबाइल फोन पे आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर कोविड पेशेंट जिसको इमीडिएटली किसी न किसी बेड या वेंट की जरूरत है, वो इस ऐप पे दे सकता है कि नियरेस्ट बेड या वेंट कहां अवेलेबल है, और ये ऐप ऑटोमेटिकली उसको नेविगेट करके उस हॉस्पिटल में ले जाएगी जहां पे बेड या वेंट अवेलेबल है। एक्सीलेंट। तो इट्स अ वेरी मोबाइल, वेरी मोबाइल ऐप दैट इज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर। और हम फ्यूचर में इन द नेक्स्ट फेज
हम इसको सिटीजन्स के लिए भी दे रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। शबाहत अली शाह साहब जो हैं वो सीईओ हैं एनआईटीबी के। आईटीबी ने डेवलप की है ये स्पेशल ऐप, जिसे किसी भी फ़ोन के ऊपर, निगहबान नाम की ये ऐप है, किसी भी फ़ोन के ऊपर हैंडहेल्ड डिवाइस पे इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप से किसी भी ख़ानदान को पाकिस्तान में कहीं पर भी ये पता चल सकता है, ख़ां वो सूबों में हो या आज़ाद कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में हो, कहाँ बेड्स अवेलेबल हैं, कहाँ वेंटिलेटर अवेलेबल हैं, कहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। ये कामयाबी है, ये एक फॉरवर्ड स्टेप है जिसकी तफसील अभी हमने आपके सामने रखी है। आज इतना ही नाज़रीन, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।